नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड। जैसा कि हमने तो देख ही लिया होगा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नक्सलवाद। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आया, खास करके भारत में। एक ज़माने में जब नक्सलवाद आई थिंक 80s के मिड 80s में जब पनप रहा था, और पनपते पनपते 90s, मिड 90s, इवन 2000 इसके आसपास तो अपने चरम पर था। और एक ज़माने में करीब 12 करोड़ लोग टोटल मिलाकर नक्सलवाद से प्रभावित थे, यानी कि नक्सलवाद की चपेट में थे। टोटल महाराष्ट्र, उड़ीसा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जिसको कहते हैं, और बिहार, जब छत्तीसगढ़ और बिहार एक ही जगह थे, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, तो मोस्टली लाइक टोटल 126 डिस्ट्रिक्ट्स वाज लाइक कैप्चर्ड बाय द नक्सलिस्ट, ये कह सकते हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसका नाम था ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऑपरेशन के तहत काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा, और उसमें एक आंशिक सफलता मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार को मिली और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ उनको मिली। फिर 2022 में ही ऑपरेशन डबल बुल स्टार्ट किया, और उसमें डिक्लेरेशन किया गृह मंत्री अमित शाह ने कि भी 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को हिंदुस्तान से पूरा खत्म कर देंगे। और हमारा होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, प्रशासन, सुरक्षा बल पूरे डिटर्मिनेट थे कि ये तो करना ही है। अभी ये करना ज़रूरी भी क्यों था? क्योंकि दोस्तों देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा हर्डल या कहें कि रोड़ा अटका रहा था, और एक परेशानी का सबब बना हुआ था हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर। जो लोग नक्सल इलाके में रहते थे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हम और आप लोग, आई थिंक आई एम बिलोंग्स टू हरियाणा, तो हम लोग ज़्यादा उस सब चीज़ में देखा नहीं हमने, लेकिन जो लोग नक्सल प्रभावित राज्यों में रहते थे या रहते हैं, अगर उनकी जीवनी देखें या उनके वीडियोस, कुछ बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ बातें और कुछ मीडिया के थ्रू जो देखते हैं, तो लगता है कि उनकी ज़िंदगी रियली में बहुत ही कष्ट में और दुख में गुजरी है। एक बार थोड़ा सा सुन लेते हैं कि अमित शाह जी ने आज संसद में क्या कहा, तो थोड़ा सा उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहाँ पर हमें परमिशन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया, और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला,
उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, ये थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा। मान्यवर, 12 राज्य, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर दिया। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की
मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 और इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं। So education, no government schemes reaching over there, no infrastructure, right? और आपको फ्रीडम भी नहीं है। अगर आप इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो आपको सबसे पहले लाल सलाम बोलना पड़ेगा और उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी, ठीक है भैया आप करो। और अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा तरक्की कर ली तो फिर आपसे फरोती कि भैया हर महीना इतना आप उधर भेजते रहना। तो ये लोग करोड़ों रुपया फिरौती के रूप में लेते थे। और मैंने खुद ने भी सुना जब आई वॉज वेरी यंग कि जब मे बी लाइक टीनेज था तो उस समय पे सुनने में आता था कि भाई नक्सलिस्ट ने ये इंडस्ट्रियलिस्ट से इतने पैसे मांगे, उस इंडस्ट्री से इतने पैसे मांगे। सो ये बहुत आम बात थी उस टाइम पे। सो कहने का अर्थ ये है कि मतलब इससे पूरा हिंदुस्तान ही परेशान था। और चौंकाने वाली जो चीज़ है इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ आंकड़े कि नक्सलवाद में अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 20,000, जिनमें से 5,000 के करीब तो खाली हमारे सुरक्षा बल मारे गए हैं अब तक, ये नक्सलियों से लड़ाई लड़ते लड़ते। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली सुरक्षा बल या आम आदमी ही मारे गए हैं, कितने ही राजनेता। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट भी हुआ कि आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, सो उनके उस कार्यकाल में कांग्रेस की जो पूरी की पूरी वहाँ पे सरकार थी, करीब 35 लोग, 33-35 लोग टोटल, वो कहीं जा रहे थे, सेंट्रल कमेटी के लोग थे, तो वो कहीं जा रहे थे और उनको नक्सलियों ने उड़ा दिया। और कमाल की बात है, अजीत जोगी उस बस में या उस व्हीकल में उनके साथ नहीं थे। तो या तो उनको पता था कि ये होने वाला है, या किसी ने उनको बता दिया कि ये होने वाला है, भाई तुम दादा इधर मत आना आज, ठीक है, तो आज दिवाली मनने वाली है, ठीक। तो उनको पूरा का पूरा उड़ा दिया एंड इट वाज बिग शॉक। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ये इंसिडेंट होने के बाद भी कांग्रेस ने कोई ठोस कदम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कभी उठाया ही नहीं। जबकि आप राजीव गांधी देख लो, इंदिरा गांधी देख लो, हमारे अभी ये राहुल गांधी देख लो, ये तो अभी रिसेंटली जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे पीछे, तो कितने ही नक्सली इनकी यात्रा में शामिल हुए, कितने ही, ये तो जग जाहिर है, कितने ही जिस डिस्ट्रिक्ट में ये गए उधर की तरफ, वहीं पे नक्सली इनकी रैली में शामिल हुआ और इनके साथ स्टेज शेयर किया भाई साहब। सो मतलब कहने का ये है कि क्या नक्सलवाद इसलिए खत्म नहीं हो पाया क्योंकि उनको राजनीतिक शरण भी थी और कहीं तक लाइक राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए नक्सलवाद को भी एक टूल बनाकर यूज कर रही थी। ऑफ कोर्स नक्सलवाद को आर्म्स सप्लाई हो, पैसे की बात हो, तो बाहर के देशों से भी उनको सहायता और ये पैसा वगैरह सब मिलता रहा है, ये भी बात पक्की है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसमें रोटी सेक रही थी, क्योंकि उनका राजनीतिक हित सर्वोपरि था, ना कि देश हित। देश हित सर्वोपरि जब हुआ जब ये नवनिर्वाचित जो अभी हमारी सरकार है, जो अभी चल रही है, 2014 में मोदी सरकार आई, उसके बाद जो उनकी नीतियां बनी, वो नीतियों के चलते हुए नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। अभी कल की बात है, अमित शाह ने संसद में अपने भाषण में ऑलमोस्ट कह ही दिया कि हम बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं। और मतलब जब 126 जिले हुआ करते थे नक्सल प्रभावित,
और आज की डेट में खाली 2 से 4 जिले बचे हैं, जिनमें से लाइक छत्तीसगढ़ में सुकमा एक जिला है और एक बीजापुर एक जिला है, जबकि बस्तर तो बहुत ज़्यादा वॉर्स था वो बिल्कुल नक्सल फ्री हो चुका है अभी तक। ठीक है, जब से ये ऑक्टोपस ऑपरेशन चला और उसके बाद जब से डबल बुल ऑपरेशन चला, तब से टोटल 4,839 नक्सलिस्ट सरेंडर कर चुके हैं, 2,218 अरेस्ट हो चुके हैं और 706 को खत्म कर दिया गया है, जिनमें से एक इनका जो टॉप का लीडर, जो टॉप कमांडर था हिडमा, उसको भी सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया है। लेकिन कमाल की बात है कि हिडमा मरने के बाद कभी आपने सोचा है कि जेएनयू में क्यों नारे लगते हैं नक्सलियों के? हैं, हिडमा जब मरा उसके बाद इन लोगों ने, जितने भी ये जेएनयू धारी हैं, इन लोगों ने इंडिया गेट पे जाकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। किसके घर से हिडमा निकलेगा? लेकिन सरकार ने भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोच ही लिया था कि जितने हिडमा निकलेंगे उतने हिडमा मारे जाएंगे, और आज वो सच साबित हो चुका है। सो हमारे सुरक्षा बलों ने इसका सेंट्रल कमांड पूरा खत्म कर दिया है, पूरी कमेटी को फिनिश कर दिया है। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। सो बस देरी है अब कुछ ही दिनों की, और उसके बाद गृह मंत्री जैसे ही घोषणा करते हैं नक्सलवाद खत्म, और ये दिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। और ये दिन उन लोगों के लिए, वो बेचारे लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन होगा जो लोग इस डर के साए में जिए, जिनका बचपन ये डर के साए में गुजरा, जिनकी जवानी ये डर के साए में गुजर गई, जो बचपन से बड़े होकर, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से और बड़े हुए और उन्होंने ये बस ये कत्लेआम, खून कत्लेआम ही देखा है। कितने ही परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में से इन नक्सलियों ने लोगों को मार दिया। किसी का माँ बाप है, किसी का पिता है, भाई है, किसी का बहन है, बेटियां हैं, उनको उठा लिया करते थे ये लोग, इनके लिए कुछ नहीं था। अभी आज की खबर है, एक छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने रेड मारी और नक्सलियों से 12 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए कैश मिला। बताइए कहां से आया वो सोना? तो कहीं ना कहीं से तो उनको सहायता आ ही रही है ना। लेकिन दोस्तों, अभी नक्सलवाद हिंदुस्तान में आखिरी सांसें ले रहा है, और किसी भी पल इनकी ये आखिरी सांसें भी आई थिंक ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। अगर खत्म नहीं होगा तो गृह मंत्री अमित शाह जी वो सिलेंडर की नली या वाल्व बंद करने वाले हैं, तो इनको सांस आना बंद हो जाएगा। अभी देखिए आपके, अगर थोड़ा सा और हम पीछे चले, तो हम अगर और थोड़ा सा पीछे चलें और थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से समझें कि क्यों इतना पनपा नक्सलवाद हिंदुस्तान में, तो उसके पीछे 100% राजनीतिक कारण है और राजनीतिक स्वार्थ है। वो मैं कैसे कह रहा हूं, आपको उसका उदाहरण देता हूं कि देखिए, एक नक्सलिस्ट थी शबनम हाशमी, आपने सुना होगा ना, अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल इन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे बीच में होते हैं, हमको पता भी लगता है कि यार ये नक्सली है, और वो एक तरह से स्लीपर सेल का काम करते हैं। और कुछ लोग तो खुल के भी सामने आ गए हैं। सामने कैसे आ गए हैं मैं आपको बताता हूं कुछ नाम। शबनम हाशमी, राम पुनियानी, उषा रामनाथम, एन सक्सेना, जिंद रैज परा और विनायक सेन जैसे लोग, जिनको कोर्ट द्वारा 2010 में दोषी पाया गया, और वो लोग सारे के सारे नक्सल समर्थक थे। उन्हें कांग्रेस में उस समय पे इसके बाद उच्च पद प्राप्त हुए। और कमाल की बात तो ये हो गई कि जब 2005 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो वो वाले टर्म के बाद जो सेकंड टर्म आई, उस टाइम पे जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति के ये लोग सदस्य भी रहे, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य,
बताइए। तो कैसे ना कहें कि भाई इनको राजनीतिक शरण थी नक्सलियों को। सो दोस्तों, आखिर अति का अंत भी उसी तरह से होता है जिस तरह से अति बढ़ती है, और आखिरकार इस अति का भी एक अंत हुआ और हिंदुस्तान ने एक और कदम प्रगति की ओर, समृद्धि की ओर और खुशहाली की ओर बढ़ा दिया है। सो आइए, बस अब इंतजार भर है कि कब अमित शाह जी इस चीज़ का उद्घोष करेंगे कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, और बस उसके बाद जितने भी लोगों को इस चीज़ से मुक्ति मिली है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम यही कामना करते हैं कि भारतवर्ष हमेशा ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और हिंदुस्तान के दुश्मन ऐसे ही मिट्टी में मिलते रहें। जय हिंद।